हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करेंगे 25 क्वेश्चंस दैट रिलेटेड टू डायरेक्टली रेड लिस्ट, रेड डेटा बुक एंड IUCN। ठीक है, जो टॉपिक आज हमने अभी वीडियो अपलोड किया था उसी से कंसर्न ये क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लीड टू, कि किसी रीजन में अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो उस रीजन की क्या फीचर्स होंगे। जैसे डिक्लाइन इन प्लांट इंट्रोडक्शन, वहाँ पे दूसरे प्लांट की एंट्री थोड़ा सा टफ हो जाएगी। सेकेंड में कह रहा है लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन सच एज ड्रॉट, इन चीज़ों की जो चांसेस है ड्राट, सूखा पड़ना या डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस का होना बढ़ जाएगा। थर्ड में बोला इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। ठीक है, थर्ड में ये बात कह रहा है। और फोर्थ में कह रहा है डी, कि ऑल ऑफ द अबव विल हैपन देयर, कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। तो करेक्ट आंसर गाइस है डी। ये सही बात है कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा जिस रीजन में, उस रीजन में नए प्लांट के इंट्रोडक्शन कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का मतलब है कि वहाँ की कंडीशन कुछ स्पेसिफिक प्लांट के लिए ही सुटेबल हैं, दूसरों के लिए नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन उन जगहों पे होता है ज़्यादा जहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं इन्वायरमेंट की, वो हर तरीके की वेजिटेशन, हर तरीके के एनिमल्स और प्लांट को सपोर्ट करती हैं। तो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस अल्टीमेटली हो रहा है तो वहाँ पे जो दूसरे जो प्लांट का इंट्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। दूसरा है लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। अब जैसे प्लांट या बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे सही चलती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, तो वहाँ पे ड्राट या दूसरी टाइप की जो स्ट्रेस होती हैं, फ्लडिंग वगैरह, वो रोकने की कम क्षमता होती है वहाँ के प्लांट्स में या वहाँ के जो भी फ्लोरा एंड फना है। बट जब बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑलरेडी हो रहा है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है एनिमल और प्लांट, उन दोनों के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कि वो किसी इन्वायरमेंटल जो बैड हैपनिंग्स हो रही है उसे रोक पाएँ। जैसे ड्राट, वहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि ड्राट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फ्लडिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे होते नहीं, प्लांट जहाँ पे कट जाते हैं वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और बाढ़ आती तो बहुत टाइप के वहाँ पे जो होता नहीं, सॉइल इरोजन हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तीसरे में कह रहा है कि इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस। जाहिर सी बात है, बायोडाइवर्सिटी जब लूज हो रही तो बहुत सारे प्लांट रिमूव और बहुत सारे एनिमल्स वहाँ से गायब हो गए, तो इसका मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल श्योर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वाटर यूज एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, और पेस्ट एंड डिजीज साइकिल की जो चीज़ें हैं ना, इनमें वेरिएबिलिटी का मतलब हुआ दोनों अप डाउन होना शुरू हो जाएगा। डिजीज साइकिल बहुत ज़्यादा होंगी, पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, और प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्रिएट्स ऑल दीज जो इवेंट है ए बी एंड सी ऑप्शन में जो मेंशन है वो बिल्कुल सही चीज़ है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हेयर। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम। देखिए, पूरे हमारे जो ग्लोबल सरफेस एरिया है लैंड का, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब जो प्लांट्स के ग्रो करने की जगह या फिर एनिमल्स के रहने की जो उनका बास होता है, जिसे बोलते हैं निस, या उनके जो घोंसले हिंदी में कह सकते हैं, उनके रहने का प्लेस, वो डिक्रीज होने का सबसे ड्रामेटिक एग्जांपल का मतलब वो कि बहुत तेज़ी से कहाँ पे ये चीज़ हैपनिंग हुई है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में हुई है, टेम्परेट फॉरेस्ट में हुई है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हुई है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर गाया जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन विच आर द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। प्रोडक्टिविटी का मतलब है वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स हमारे ह्यूमन बींग के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ठीक है, उनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं, वहाँ पे जो प्लांट है उनसे हमें बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिल रही हैं जो हमारी लाइफ को और फैसिलिटेट करती हैं। तो इस तरीके का मतलब है कि जो हैबिटेट लॉस, जो एनिमल के रहने का जो प्लेस है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर डिक्रीज हुआ है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हुआ है। कहने का मतलब है एक टाइम में 14% थे, आज के टाइम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन ग्लोबल लैंड सरफेस पे ओनली 6% रह गए हैं। ठीक है, तो ड्रामेटिक लॉस मतलब, ड्रामेटिक का मतलब यहाँ पे बहुत तेज़ी से मतलब डिक्रीज हुआ है, जिसे हम कहते हैं ड्रामा कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एट दिस टाइम ऑन दिस प्लेनेट। हमारा प्लेनेट क्या है? अर्थ। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कितने थे पहले, 14% थे, बट आज कितने हमारे पास है? ओनली 6% रह गए हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन ग्लोबल लैंड सरफेस पे कितना है? ओनली 6%। तो करेक्ट आंसर गाइज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द मेजर रीजन फॉर कटिंग एंड क्लियरिंग द अमेजोनियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्रॉम दिस प्लेनेट आर। सबसे जो हमारा साउथ अमेरिका में जो अमेजोनियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कह रहा उनके कटने का, उनके जो डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे चलाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, उसके लिए फार्मर्स के थ्रू क्या था? वो सोयाबीन के कल्टीवेशन को बढ़ाना उनका मकसद था वहाँ पे, या मेकिंग ग्रास लैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, जहाँ पे जो बीफ मतलब जो गाय वगैरह पालते थे वो दूसरे एनिमल, तो उनके लिए उन्हें ग्रास लैंड क्रिएट करना था, इसलिए उन्होंने कटिंग किया। बोथ, ये दोनों चीज़ें सही, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का मकसद था उनका। तो गाइस का करेक्ट आंसर है सी।
इंडस्ट्रियलाइजेशन का मकसद नहीं था उनका, वहाँ पे सोयाबीन का कल्टीवेशन करना था, और ग्रासलैंड फॉर दी बीफ कैटल, मतलब बीफ वाली इंडस्ट्री बढ़ाने का उनका मकसद था, इसलिए उन्होंने ग्रासलैंड क्रिएट करे थे बाय कटिंग अमेजोनियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है गाइज, तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कि इन विच आर द फॉलोइंग इज इज दैट प्लान, कि कौन सा प्लान था, हमारा जो प्लान चलता है इंडियन पंचवर्षीय योजना, विच एन्जॉय का मतलब उसमें उसके अंतर्गत हमने ये स्कीम चलाई थी इंडिया में। एन्जॉय द सेटअप ऑफ रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक का फॉर्मेशन जो 1996 में हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द कंट्री फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम मतलब उसके बाद सब्सिक्वेंट जो प्लान है उनमें तो करा गया था, मगर फर्स्ट टाइम जो रेड डेटा बुक की एंट्री हुई है इंडिया में, इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो 7th प्लान जो हमारा था, एक्शन प्लान, उसमें इंक्लूड था। तो करेक्ट आंसर है सी, 7th प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूज ऑफ द रेड लिस्ट। देखिए ये भी बहुत इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें केवल बातें बताएंगे। रेड लिस्ट क्या देती है? रेड लिस्ट बताती है डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, सही बात है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, और थर्ड में है प्रोवाइडिंग ए ग्लोबल इंडेक्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बात भी ठीक है। और फोर्थ में कह रहा है डिफाइनिंग द कंजर्वेशन प्रायोरिटीज एट द लेवल एंड गाइडिंग कंजर्वेशन एक्शन, ये बात भी ठीक है। तो ये रेड डेटा बुक जो है हमारी रेड लिस्ट, ये सभी इन 4 जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग, इन सबके बारे में वो काम करती है। तो गाइज करेक्ट आंसर जो है वही ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द IUCN। देखिए IUCN का मेन टारगेट होता है वो कैटेगराइज करती है एनिमल को, किस कैटेगरी में कौन सा है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, कौन वल्नेरेबल है, कौन डेटा डिफिशिएंट है, कौन नॉन इवेल्यूटेड है। तो ऐसे डिफरेंट बुक में आपको बहुत सारी कैटेगरी 9 भी मिल सकती हैं, 10 भी मिल सकती हैं, बट रियल जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है 8। ठीक है, 8 कैटेगरी जो है IUCN ने डिफाइन करी थी अपनी उसमें रेड लिस्ट बुक में, कि 8 कैटेगरी में हम सभी प्लांट को डिफाइन रखेंगे। ठीक है, कुछ बुक में ज़्यादा भी हैं, मगर जो करेक्ट IUCN जो रेड लिस्ट में वो 8 कैटेगरी है, 8 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो न्यू नेम आया है IUCN का, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का जो न्यू नेम है वो आया WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। करेक्ट आंसर है, ना कि ICU, ना ECU, ना ACU, अमेरिकन कंजर्वेशन, ना यूरोपियन, ना इंटरनेशनल, करेक्ट है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ध्यान रखना है, इसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताते हैं कि रेड लिस्ट, देखिए हमने बताया ना अभी अपने लेक्चर में कि 2004 की है, 17 की है, 2000 की है। हम यहाँ पे क्वेश्चन जो कर रहे हैं रेड लिस्ट 2000 में कितने एनिमल मतलब प्लांट का लिस्ट में उन्होंने असेसमेंट किया है, आपको ये बताना है। रेड लिस्ट 2000 में कितने मतलब टोटल प्लांट और एनिमल का उन्होंने उसमें डेटा प्रोवाइड किया है, 23,000 का, 20,000 का, 18,000 का, या फिर 10,000 का। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, 18,000 का डेटा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं व्हाट फैक्ट ऑफ द रेड लिस्ट इज ट्रू अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में रेड लिस्ट ने जो अनाउंसमेंट किया है, जो डेटा दिया है, वो कौन सी बात ठीक है। ठीक है, देखते हैं इंडिया के बारे में उन्होंने क्या बताया। पहले तो ये कि इसमें देखते हैं हम बताया इंडिया के बारे में ये कि 49 प्लांट स्पीसीज आर क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, 113 इंडेंजर्ड है और 78 वल्नरेबल है, ये बात बताइए। या फिर एक डेटा है बस में 3 कैटेगरी में प्लांट का नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सी है, 44 प्लांट स्पीसीज क्रिटिकल इंडेंजर्ड बताएंगे, 113 इंडेंजर्ड बताएंगे और 87 वल्नरेबल बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको आंकड़ा, 44 प्लांट स्पीसीज क्रिटिकल इंडेंजर्ड है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा है 113 इंडेंजर्ड। ठीक है, और बीच में 87 है जो वल्नरेबल है। ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड का मतलब ये होता है कि इसके बाद प्लांट कहाँ चला जाता है, एक्सटिंक्शन में चला जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे कम है, इंडेंजर्ड बहुत ज़्यादा है, और वल्नरेबल 87 है। करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में बोला गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सटेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बारे में कौन सी बात सही है, आपको ये आइडिया देना है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा देखें। मोर स्पीसीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट फ्रॉम द आइलैंड देन मेनलैंड और ओशियन, ये बात सही है कि ज़्यादातर स्पीसीज आइलैंड की मतलब थ्रेट में हैं या एक्सटिंक्ट हुई हैं, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एलॉन लूजिंग रफली 2 to 5 स्पीसीज पर आवर, 1 घंटे में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 2 से 5 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं। ठीक है, थर्ड में कह रहा है द प्लेनेट मतलब जो हमारी पृथ्वी है मे लूज अप टू 50% ऑफ द स्पीसीज बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी इफ़ करंट रेट ऑफ लॉस इज कंटिन्यू। बिल्कुल सही बात है कि अगर जो करंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है बायोडाइवर्सिटी का वो कंटिन्यू रहा तो हमारी आधी स्पीसीज जो है 21वीं शताब्दी के लास्ट तक ख़त्म हो जाएंगी। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हर 1 घंटे में 2 से 5 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ठीक है, अंडर थ्रेट आ रही हैं। और आइलैंड जो स्पीसीज है एज कम्पेयर टू मेनलैंड और ओशियन कंपेयर में उन पे ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।
एक मैचिंग करना है आपको, एक तरफ कुछ करेक्टर दिए हैं और दूसरी तरफ कुछ एनिमल दिए हैं। ये एनिमल जो है अंडर थ्रेट हैं अपने कुछ फीचर्स की वजह से, तो आपको फीचर्स के साथ एनिमल को मैच करना है। जैसे लार्ज बॉडी साइज की वजह से कौन अंडर थ्रेट है, या लो रिप्रोडक्टिव रेट की वजह से कौन थ्रेट में है, या फीडिंग एट हाई ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। ये भी एक फीचर्स है कि अगर फूड चेन में हम ऊपर के ऊपर रहेंगे बहुत अपर ट्रॉपिक लेवल पे, तो हमारे पास जो फूड एक्वायरिंग करने के जो रिसोर्सेज हैं, जो अप्रोचेज हैं, जो वे हैं, वो कम हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम फूड चेन के बेस पे आते रहते हैं उसके टॉप नीचे लेवल पे, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज ऑफ फूड ऑब्टेनिंग है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर कोई फूड चेन में ऊपर है तो उसके अंडर थ्रेट या उसके एक्सटेंट होने के चांसेस उन एनिमल के कंपेयर में ज़्यादा हैं जो फूड चेन के लोअर ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आपको मैच ये करना है कि लार्ज बॉडी साइज़ की वजह से कौन थ्रेट में है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। यहाँ पे देखिए, लार्ज बॉडी साइज़ की वजह से आपका बंगाल टाइगर थ्रेट में है, और लो रिप्रोडक्टिव रेट की वजह से आपका गेंड पांडा, ठीक है, जो WWF का सिंबल भी होता है, इसकी रिप्रोडक्टिव रेट बहुत स्लो है। मतलब जो बायोटिक पोटेंशियल है, मतलब कई साल में एक बार ये मतलब बच्चे देता है, मतलब रिप्रोड्यूस मतलब करता है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड को मतलब फॉलो अप करता है कई साल के बाद। और फीडिंग जो स्टेटस है वो हायर ट्रॉपिक लेवल पे है। ये जो फीचर्स निगेटिव में जाता है किस एनिमल जाता है, आपका बाल्ड ईगल के लिए। ये ट्रॉपिक लेवल ऊपर है, मतलब का होता नहीं, जब टॉप फोर्थ क्वार्टरली कंज्यूमर्स में आता है, इसलिए इसे फूड नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से ये एक्सटेंट हुआ, ये अंडर थ्रेट है। इसके बाद लोकलाइज्ड एंड नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो एनिमल आपका अंडर थ्रेट है, ठीक है, वो है आपका वुडलैंड कैरिबू। तो यह करेक्ट आंसर जो है आपका ए है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इसके अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अलग से बन सकता है हर एक टॉपिक पे। जो 4 ऑप्शन बताए थे कि द मेन फैक्टर या करेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लू व्हेल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शन। जो ब्लू व्हेल है वो एक्सटिंक्ट होने के लिए कौन सा करेक्टर उसका रिस्पॉन्सिबल है? स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो रिप्रोडक्टिव रेट, या फिर फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट एंड हैबिटेट्स, बोथ सही हैं, या फिर नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे है सी। इनका पॉपुलेशन साइज बहुत कम है और उसके साथ ही लो रिप्रोडक्टिव रेट है, और ये कुछ गिने चुने मतलब फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट पे ही ये सर्वाइव करती है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी, मतलब बहुत सही बात है। लो रिप्रोडक्ट रेट, लो प्रोडक्शन पॉपुलेशन साइज एंड फिक्स्ड माइग्रेटरी रेट्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द सेक्रेड ग्रुप्स एक्ट एज लास्ट रिफ्यूजीज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन प्लांट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा इंडियन स्टेट ऐसा है जहाँ पे सेक्रेड ग्रुप जो हैं वो एज एक्ट करती हैं लास्ट रिफ्यूजी फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स के लिए। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय एंड महाराष्ट्र, सबका नाम एम से आता है, और इसमें मोस्टली जो है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं 3। बट यहाँ पे हमें एक स्टेट पर टिक करना है, वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सेक्रेड ग्रुप से एक तरीका, एक अप्रोच है टू प्रोटेक्ट द प्लांट दैट आर रेयर एंड थ्रेटेंड। तो वो आंसर है आपका मेघालय, सी। मेघालय में सेक्रेड ग्रुप बहुत ही कॉमन है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में हमने बोला है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दी कुछ रीजन के नाम है, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, MP का मतलब मध्य प्रदेश, आर वेल रिकॉग्नाइज टू गिव प्रोटेक्शन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स थ्रू आउट विच अप्रोच। कह रहे जो MP के कुछ एरिया हैं, ये 3 एरिया, इनमें थ्रेट एंड रेयर प्लांट को प्रोटेक्शन देने की एक अप्रोच है। वो कौन सी अप्रोच है? देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बनाते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ जो होती है ना, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व इन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं इन एरिया में, या फिर सेक्रेड ग्रुप के थ्रू ये लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये लोग मतलब ये एरियाज, या फिर बोथ, या फिर जू एंड बॉटनिकल गार्डन इन एरियाज में बहुत जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है गाइज वो है आपका बी। देखिए, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिजर्व एरिया मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। बट यहाँ पे ने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया, यहाँ पे मध्य प्रदेश के कुछ स्पेसिफिक एरिया के नाम लिए हैं, बस्तर, चंडा एंड सरगुजा। तो इन एरिया में सेक्रेड ग्रुप्स का जो चलन है, प्रचलन बहुत कॉमन है। इनके थ्रू यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ मतलब रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट को प्रोडक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है सेक्रेड ग्रुप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ वेरियस थ्रेट कैटेगरीज इन इंडिया आर फाउंड मैक्सिमम। मतलब जो हमारी IUCN में जो कैटेगरीज डिफाइन करी गई हैं थ्रेटेंड प्लांट की, जैसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, वल्नरेबल एंड डेटा डिफिशिएंट, तो इंडिया में किस कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म हैं मतलब वो ज़्यादा हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाले या डेंजर्ड वाले या फिर वल्नरेबल वाले? तो गाइस करेक्ट आंसर है सी, ये वाले जो कैटेगरी है ना, वनलेबल, मतलब बहुत सारे एनिमल्स ओपन टू अटैक कहना चाहिए। वनलेबल का जो इंग्लिश होता है ओपन टू अटैक, कि उन्हें खतरा है, इन फ्यूचर में वो इंडेंजर्ड हो सकते हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो वनलेबल कैटेगरी के हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, सबसे ज़्यादा जो है वनलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17।
इन विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द एनिमल फेसिंग द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिमल की कुछ कैटेगरी यहाँ पे दी हैं, केवल एनिमल की, प्लांट की नहीं। एवीज हैं जिसमें पक्षी बर्ड्स वगैरह आते हैं, चिड़ियाँ, मैमल्स जैसे हम लोग, गाय भैंस जो आता है। इसके बाद एम्फीबियन जैसे कि आपके मेंढक और सलामेंडर, ठीक है, ये सब लोग आते हैं। एंड बोथ एंड ए, मतलब एवीज और मैमल्स दोनों। तो करेक्ट आंसर गाइस जो है वो एम्फीबिया बहुत ज़्यादा, मतलब अंडर स्ट्रेस, मतलब हाई रेट ऑफ एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं। एम्फीबिया मतलब जो फ्रॉग सैलामेंडर जो होते हैं ना, दोनों जगह पर रहने के जो अडेप्ट होते हैं, पानी में भी और लैंड पे भी, ज़मीन पे जो रहने वाले होते हैं, उन्हें एम्फीबिया बोला जाता है। तो एम्फीबिया पे खतरा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं इसके बाद। इकोलॉजिस्ट बार्न, ये मिल गया, थोड़ा सा देखें। इकोलॉजिस्ट बार्न मतलब चेतावनी देते हैं कि इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ एक्सटेंशन कंटिन्यू, नियरली हाफ ऑफ ऑल दी स्पीसीज ऑन प्लेनेट माइट बी विप्ड आउट विद इन दी नेक्स्ट कितने ईयर में, मतलब जो बात कही है ना, कितने साल में कह रहा है कि आधी रह जाएंगी आपको, यहाँ 1 साल में, 1000 साल में, 200 साल में, 2000 साल में, ठीक है, तो या 500 साल में। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो 100 ईयर्स में ये स्पीसीज आधी रह जाएंगी अगर करंट रेट जो है वो कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रेन फॉरेस्ट नाउ कवर्स विच परसेंटेज ऑफ अर्थ लैंड सरफेस एरिया टुडे, मतलब ये कि आज के टाइम में जो रेन फॉरेस्ट है वो कितने परसेंट रहेंगे। हम कई बार क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 6% रहेंगे, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एबल क्वार्टेट फॉर द काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। कहने का मतलब जो एबल क्वार्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कुछ 4 फैक्टर उन्होंने रखे हैं। वो 4 फैक्टर बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर रीजन्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस को काज कर रहे हैं। तो इसमें से ये बताना कि कौन सा 4 में से एक ऐसा जो फैक्टर है जो उन मेजर एबल क्वार्टेट में इंक्लूडेड नहीं है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, को एक्सटेंशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड पोइचिंग। तो गाइस यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है पोइचिंग। पोइचिंग जो है मेरे एबल क्वार्टेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एक है, दूसरा को एक्सटेंशन भी सही है, मेजर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी सही है, मगर पोइचिंग इस कैटेगरी में नहीं आता है। इन 4 कैटेगरी में पोइचिंग नहीं आता है। यहाँ पे क्या आता है, इसकी जगह पे यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, ठीक है। तो इसका आंसर पहले क्लियर करते हैं। यहाँ का जो आंसर है वो है आपका डी सही, ठीक है। पोइचिंग इसका पार्ट नहीं है एबल क्वार्टेट का। यहाँ का पार्ट है इन्वेजन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज, ठीक है, इसे चौथे में इंक्लूड करते हैं। अब बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, सिल्वोलॉजी क्या है, ठीक है। सिल्वोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, स्टडी ऑफ वुड, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड एंड स्टडी ऑफ हार्ड कोर टिम्बर, ठीक है। तो गाइस जो सिल्वोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वी कल्चर इज प्रोडक्शन ऑफ कंट्रोलिंग एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ कंपोजिशन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट डाइवर्स नीड्स एंड वैल्यूज़, ये सिल्वीकल्चर का मतलब होता है। या फिर इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को दोबारा जिंदा करने की जो वो है मेथड है। या फिर इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे टिम्बर एंड पेपर, आजकल देखते हो यूलिप्टिस का पेपर बनता है। इंक्रीजेज फॉरेस्ट एरिया एंड मेंटेन वाटर साइकिल, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो सभी बातें सही है कि जो सिल्वीकल्चर है उनमें सभी बातें कि प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर दी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए, वाटर साइकिल इंप्रूव करता है, फॉरेस्ट एरिया बढ़ाता है और रिप्लेनिश दी फॉरेस्ट के जो कटते कम होता चले जा रहे हैं उन्हें एरिया को दोबारा बढ़ा रहा है। और जो प्रैक्टिस है सिल्वीकल्चर क्या है, प्रैक्टिस है कंट्रोलिंग एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ कंपोजिशन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट डाइवर्स नीड्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो ये सभी बातें ठीक हैं अबाउट दिस सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफॉरेस्टेशन के बारे में क्या क्या बातें ठीक हैं। आप देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि हम जो जंगलों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को लैंड एरिया एग्रीकल्चर लैंड में प्रिपेयर कर रहे हैं उसे, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू नॉन फॉरेस्ट एरिया, सही बात है ये तो। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP का मतलब है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 क्या कहती है कि 33% फॉरेस्ट जो है प्लेन वाले एरिया में होना चाहिए और 67% होना चाहिए हिली रीजन में, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि द ट्रेंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इज मोर अलार्मिंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देन टेम्परेट, ये बात भी सही। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है वो टेम्परेट से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है डी, ये सही बात है। जितनी बातें हैं अबाउट द डिफॉरेस्टेशन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रिफॉरेस्टेशन, देखिए सब एक मिलती जुलती है, कहीं पर काटने की बात, कहीं पर लगाने की बात कर रहा है। रिफॉरेस्टेशन का मतलब दोबारा से करना। इसका क्या मतलब होता है, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर आइदर नेचुरली एंड आर्टिफिशियली, जैसे भी मतलब रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है हम रीस्टैब्लिश करें, चाहे वो फॉरेस्ट कवर को चाहे नेचुरली करें चाहे आर्टिफिशियली करें। इसके बाद नेचुरल मीन्स इंक्लूड नेचुरल सीडिंग एंड रूट स्ट्रक्चर, मतलब जैसे होता है कटिंग के थ्रू हम लगाएं या फिर सीड के थ्रू लगाएं, कैसे भी करें। इसके बाद आर्टिफिशियल मीन्स में आपका रिफॉरेस्टेशन इंक्लूड डायरेक्ट सीडिंग एंड प्लांटिंग थ्रू द मशीन एंड हैंड, ये भी बात सही है, ठीक। आर्टिफिशियल मीन्स तो ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट है कि जो भी तरीके बातें लिखी गई वो सब कुछ सही है। आर्टिफिशियल मीन्स है डिफॉरेस्टेशन
कि डायरेक्ट सीडिंग एंड प्लांटिंग थ्रू द मशीन या फिर हाथों के थ्रू मैनुअल करें। और नेचुरल में हम आप नेचुरल सीडिंग करें या रूट सकरिंग का मतलब रूट तो नहीं, गुलाब का हम प्लांट लगाते हैं रोज़ का, तो हम क्या करते हैं कि उसका टहनी काटते हैं और लगा देते हैं, प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर आइदर नेचुरली आर्टिफिशियल, दोनों बातें ठीक हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का ये देखिए, ये है एफॉरेस्टेशन। देखिए रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, तीनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से। एफॉरेस्टेशन क्या है? एफॉरेस्टेशन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट एट ए प्लेस वेयर देयर आर नो फॉरेस्ट प्रीवियसली, कि ऐसे स्थान पर हम फॉरेस्ट लगाएं जहाँ पर पहले कभी फॉरेस्ट नहीं थे, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ फ्री यूजली बेयर, मतलब जहाँ बिल्कुल बंजर लैंड जो होता है, अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पजेज एंड कंजर्व हैबिटेट, ठीक है। ऐसे स्थानों पे प्लांट लगाएं, उन्हें कन्वर्ट कर दें एक, ठीक है, जहाँ पे पहले कभी प्लांट नहीं लगे थे, अनकल्टिवेटेड लैंड पे। इसके बाद है कि जो एफॉरेस्टेशन की वजह से हम क्या करते हैं, दे सप्लाई वुड एंड वुड प्रोडक्ट विच हैज़ प्रिवेंटेड द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर इंडिजिनस फॉरेस्ट। अगर हम एफॉरेस्टेशन के थ्रू प्लांट लगा लेंगे तो उनसे हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तो हमारे जो इंडिजिनस फॉरेस्ट हैं उन्हें हम काटना नहीं पड़ेगा। तो एक बड़ा अच्छी अप्रोच है एफॉरेस्टेशन की, कि हमें जो जितनी भी सप्लाई है वुड एंड वुड प्रोडक्ट की वो हमें इनसे मिलती रहेगी, तो हमारे इंडिजिनस फॉरेस्ट जो है बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। और उन प्लेस पे फॉरेस्ट लगाना दोबारा जहाँ पहले कभी फॉरेस्ट ना रहे हों, ठीक है। एक होता है कि फॉरेस्ट जहाँ पे कटे दोबारा फॉरेस्ट लगाना, वो एफॉरेस्टेशन नहीं है। बिल्कुल नए प्लेस पे जो बेयर है, अनफर्टाइल लैंड होती है, उस पर फॉरेस्ट लगाने को, प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो ये बात भी सही है, तो करेक्ट यहाँ पे आंसर जो है डी सही है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये 25 क्वेश्चन आपने देखें। प्लीज़ इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच गाइज।